गुड इवनिंग एंड नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है इस चैनल पे। एंड आज हम लोग इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ईपीडब्ल्यू मैगजीन के वॉल्यूम 60 इशू नंबर 23 को डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इस लेक्चर में मैंने अराउंड 10 आर्टिकल्स लिए हुए हैं एंड उसको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। चलिए अपने पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है तमिलनाडु वर्डिक्ट एंड द लिमिट ऑफ द गवर्नेटोरियल पावर। तो इशू ये है कि गवर्नर और तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में एक बना हुआ था कि बिल पास नहीं हो रहा था। तमिलनाडु गवर्नमेंट जो भी बिल पास करना चाह रहे थे, गवर्नर होल्ड करके बैठे हुए थे। तो कुल अराउंड 12 बिल थे जिसपे कि गवर्नर होल्ड करके बैठे हुए थे। सी हियर, Tamil Nadu Legislative Assembly enacted and forwarded 12 bills to be governor for assent under the Article 200 of the Constitution. Article 200 of the Constitution गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर देता है कि बिल जो भी पास किए जाए उनको असेंट देना है। बट गवर्नर जो थे वो बिल को होल्ड करके बैठे हुए थे, ना तो रिएक्ट कर रहे थे, ना ही उसको रिजेक्ट कर रहे थे, ना ही पास होने दे रहे थे, ना ही प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रखे हुए थे। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस इशू को सुप्रीम कोर्ट में लेके चलते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया गया ये मुद्दा एंड वेरियस डिस्कशंस एंड डिबेट्स हुए। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक हिस्टोरिक डिसीजन आया इन केस ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु 2025। इस केस को आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एंड गवर्नर से रिलेटेड कुछ भी आएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन, या तो मेंस में या फिर प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में तो उतना स्कोप है नहीं, या मेंस में जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। आई एम हाईलाइटिंग दिस केस। जब तमिलनाडु गवर्नर के रिगार्डिंग ये डिसीजन दिया गया है तो देयर वाज अ क्वेश्चंस। किस प्रकार के क्वेश्चन थे? एक तो पहला था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होना चाहिए लेजिस्लेटिव में। क्या सुप्रीम कोर्ट को लेजिस्लेटिव या फिर लॉ मेकिंग बॉडी है? नहीं है। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इनका इतना टाइम होगा, उनका इतना टाइम होगा? यू कांट डिसाइड। देयर शुड बी द लॉ पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो एक तो सेपरेशन ऑफ पावर का इशू है, डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ तक जा सकता है। तो एक पक्ष ये मान रहा है कि दिस इज अ जुडिशियल ओवररीच, एंड दूसरा पक्ष ये मान रहा है कि ये जरूरी था क्योंकि नॉन सेंट्रल रूलिंग स्टेट जो है, जो कि जो बीजेपी जिस स्टेट में नहीं है, तो उनका कहना है कि ये ज़रूरी था डिसीजन। एंड गवर्नर के लिए एक स्टैंडर्ड सेट होना ज़रूरी है क्योंकि गवर्नर जो है स्टेट की फंक्शनिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द बिल मे बी रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। सो गवर्नर जब इस चीज़ को होल्ड करके बैठा हुआ है तो स्टेट के ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है। तो दूसरा आर्गूमेंट ये भी है, एक आर्गूमेंट ये भी है कि जुडिशियल ओवररीच हो रहा है। तो बेहतर ये होना चाहिए था कि यदि आप डिसीजन दे रहे हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठन करना चाहिए। दैट शुड बी मोर देन 5 जजेस और 5 और मोर जजेस, दैट विल बी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। बट इस केस में 2 जज बेंच ने ये डिसीजन दिया है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन किस बेसिस पे दिया है? आर्टिकल 142 को इन्वोक करते हुए। तो दोनों पक्ष का अपना अपना तर्क है। एंड इन एग्जाम यू हैव टू टेक बोथ द साइड, यू कांट जस्ट take only one side. If there is a comment question you can take one side, but at that time also you have to just mention little bit other side also. यदि critically analyze वाला questions होगा तो उसमें आप critical point जैसे कि prevent misuse of gubernatorial power
टू ऑल स्टेट लॉज। तो क्रिटिकल पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए क्या क्या क्रिटिक्स हो सकते हैं। दूसरा है कि एक साइड का क्रिटिक्स है कि गवर्नेटोरियल पावर पे एक स्ट्रेन लगेगा। सेकंड क्रिटिक्स इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 2 जज बेंच। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। A weakened constitutional guarantee to free of speech. This article discusses about article free of speech under article 19(1)(a. यहाँ पे 2 केस की बात की गई है मोस्टली। एक तो इमरान प्रतापगढ़ी का केस एंड रीसेंट अशोका यूनिवर्सिटी के अली खान मोहम्मद का केस, जिन्होंने पहलगाम अटैक पे जो भी हुआ था उसके अगेंस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, तो उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के केस में बोला, इन्होंने कुछ पोइट्री लिखा था या फिर बोला था दैट वाज इंसाइटिंग वायलेंस इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, बट दोनों केस में है कि अली खान के केस में राइटर्स का कहना है कि अली खान के केस में स्टर्न वार्निंग दिया गया है अली मोहम्मद खान को कि अगली बार से जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करेंगे इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे। जबकि इमरान प्रतापगढ़ी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी एक पॉलिटिकल फिगर है। तो ये डुअलिटी जो है, डाइकोटोमी जो है, ये दोनों डिसीजन में इसको हाईलाइट कर रहे हैं राइटर। द कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया है कि कोर्ट्स आर सेलेक्टिवली प्रोटेक्टिंग फ्री स्पीच, सेलेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ फ्री स्पीच। सेलेक्टिव प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है? तो आप मेंशन करेंगे इमरान प्रतापगढ़ी का केस और अली खान मोहम्मदाबाद का केस, ठीक है। बीएनएस लॉ जो है 152, 196 और 197, दिस लॉ इज सिमिलर टू 295A ऑफ आईपीसी। इसमें क्या बोला गया था कि आप किसी भी तरीके से, या तो स्पीच के थ्रू या फिर रिटर्न के राइटिंग के थ्रू या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के थ्रू, आप कैन नॉट इंसाइट द वायलेंस और हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द कम्युनिटी। तो ये दोनों केस में जो है कम्युनिटी का भी सेंटिमेंट हर्ट किया गया है और कंट्री के सिटीजन्स का भी सेंटिमेंट हर्ट किया गया है, क्योंकि अली मोहम्मद खान जो बोले हैं तो वो जो भी अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, उनका उन्होंने सपोर्ट किया था आई थिंक। तो 295A को इन्वोक किया गया है, वही 295A जो है अभी 152, 196, 197 के फॉर्म में आया है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है इसमें? द कोर्ट हैज़ रीअफर्म्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पोइटिक एंड आर्टिस्टिक स्पीच। उन्होंने कोर्ट ने रीअफर्म किया है पोइटिक और आर्टिस्टिक स्पीच पे। तो जुडिशियरी इनकन्सिस्टेंसीज और क्रिटिकलिटीज़ क्या है कि अगेंस्ट में क्या बोला है कि जुडिशियल जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें इनकन्सिस्टेंसीज हैं, डिसीजन में इनकन्सिस्टेंसीज हैं। टेक अवे क्या हो सकता है इस आर्टिकल से? नीड फॉर द कंसिस्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्रिन, एक कंसिस्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्रिन होना चाहिए। एंड जो भी जज बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट या फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के चेयर पे, तो उन लोगों को एक स्टडी करनी चाहिए, कंटिन्यूस स्टडी होनी चाहिए, ताकि जो प्रीवियस जजमेंट है उसमें क्या एक्शंस लिए गए हैं और अभी का क्या एक्शंस लिया गया क्या है और कैसे ओवर रूल करता है प्रीवियस जजमेंट को। ओवर रूलिंग जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों के पास, बट क्या है दिक्कत क्या यहाँ पे हो रही है कि अब 2 पक्ष है, सेम ही वायलेंस किया है, सेम ही चीज़ किया है, तो उनके रिगार्डिंग आप सिमिलर वायलेंस एक्ट किया है तो उनके रिगार्डिंग आप 2 पनिशमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं। तो कोर्ट को एक कंसिस्टेंसी बनानी होगी एंड जुडिशियल रिव्यू मस्ट बी अपहेल्ड, ताकि और ज़्यादा रिफॉर्म्स आते रहें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम इम्प्यूनिटी टू अकाउंटेबिलिटी, यह आर्टिकल डिस्कस करता है किस बारे में?
दिस आर्टिकल डिस्कसेस अबाउट द पॉलिटिकल एरेना में जो है, पॉलिटिकल एरेना में जो वुमेन के साथ वायलेंस होता है उनको ओवरलुक किया जा रहा है, उनकी ना तो ज़्यादा रिपोर्टिंग हो पाती है ना कुछ। एंड पॉलिटिकल पार्टी में कुछ भी ऐसा एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है जो कि एड्रेस कर सके कि जो सेक्सुअल वायलेंस या फिर वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस, वेदर इट इज इन एब्यूजिव फॉर्म और फिजिकल फॉर्म, दोनों को हटाया जा सके या फिर अवॉइड किया जा सके। तो उसके लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को विद इन द जुरिडिक्शन लाना होगा पोस्ट एक्ट के अंदर, एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी चाहिए कि जो भी वायलेंस हो पॉलिटिकल पार्टीज में वो दर्ज हो सके। दिस इज ऑल अबाउट दिस। चलिए आगे कुछ क्रिटिकलिटीज देखते हैं। सी पोस्ट एक्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज साइलेंस ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के विद इन, उसमें एक साइलेंस दिखता है। तो ये इशू किस बात का है? तो एक वर्क प्लेस सेफ्टी ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स फाइंडिंग्स, नो मेजोरिटी पार्टी हैज एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। कोई भी बड़ी पार्टी जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, जदयू हो गई, राजद हो गई और डीएमके हो गई और बड़े बड़े पार्टी टीएमसी हो गई, किसी में भी जो जितनी भी बड़ी पार्टी है एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ही नहीं जो कि सेक्सुअल वायलेंस और वुमेन के रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करें। तो एडीआर जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है उसके अनुसार 150 MPs एंड MLA फेसेस चार्जेस रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंस। अराउंड 42% MPs और MLA is facing the charges of sexual violence and criminal offense. एडीआर के डाटा के अनुसार 151 MP या MLA जो है फेस कर रहे हैं सेक्सुअल वायलेंस ऑफेंस के चार्जेस को। इशू क्या है? पॉलिटिकल फील्ड इज इनफॉर्मल, पॉलिटिकल फील्ड जो है इनफॉर्मल है, मेल डोमिनेटेड है एंड अनरेगुलेटेड है। पोस्ट एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द पॉलिटिकल पार्टीज एज दे डू नॉट हैव स्टैंडर्ड एम्प्लॉयर्स रिलेशनशिप। तो बोल रहा है कि पोस्ट एक्ट जो है वहीं पे लगता है जहाँ पे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो। तो रिक्वेस्ट किया गया है कि इन सारे पॉलिटिकल पार्टीज को पोस्ट एक्ट के अंदर लाइए, रिफॉर्म करके, अमेंड करके, कुछ भी करके लाइए जिससे कि वो चीज़ें एड्रेस किया जा सके। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? रेजेज अर्जेंट क्वेश्चन ऑन इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल पार्टी एज एन इंस्टीट्यूशन एक अकाउंटेबल संस्था है या नहीं, उस चीज़ों को दिखाता है। लीगल गैप भी शो करता है। दैट अलाउ इम्प्यूनिटी फॉर सेक्सुअल मिसकंडक्ट इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन पॉलिटिक्स फेसेस रेपुटेशनल, करियर एंड फिजिकल रिस्क। टेक अवे क्या हो सकते हैं इस आर्टिकल के? जैसे टाइम टू ब्रिंग पॉलिटिकल स्पीच अंडर पॉस एंड लीगल फ्रेमवर्क। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि अब टाइम आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पॉस एक्ट के अंडर लाना चाहिए और रियल जेंडर इक्विटी और इक्वलिटी इस तरह से ही आपको मिल सकता है। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म विद इन द पार्टी होनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूव करते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव लॉस्ट ट्रैक्शन। इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड है, राइटर्स के अनुसार नंबर जो है मिसलीडिंग है, कॉन्फिडेंस फीलिंग है। क्यों कॉन्फिडेंस फीलिंग है? बिकॉज जो हमारे पास रियल ग्रॉस FDI आ रहे हैं 13.7% से बढ़ा है, अभी 81 बिलियन आ गया। बट नेट FDI देखा जाए तो डिक्रीज टू 29.6 बिलियन। क्यों डिक्रीज हुआ? रीजन बिंग FDI के डिक्रीज होने का राइजिंग रेपुटेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहा है। कंपनी जो है अपने एसेट्स बेच के जा रही है और जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया वो बाहर की ओर जा रहे हैं। FDI आउटफ्लो ट्रिपल हो चुके हैं लास्ट 10 ईयर्स में। और जो FDI जो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द
टर्शियरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा डायरेक्ट है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का उतना स्कोप नहीं दिखता है और उतना एक लुक्रेटिव करियर नहीं दिखता है, लुक्रेटिव सेक्टर नहीं दिख रहा है इन्वेस्टर्स को। और एक बड़ा इशू है कि जितने भी एफडीआईज आ रहे हैं वो एक टैक्स हेवन कंट्रीज से आ रहे हैं, जैसे कि सिंगापुर, मॉरिशस, इससे आ रहे हैं मैक्सिमम। एंड इन कंट्रीज में क्या इशू है कि वहाँ पे टैक्स कम है, कंपनी जाके वहाँ पे इन्वेस्ट करती है, अपना टैक्स बचाती है और उन जो बचे हुए टैक्स है उसको इंडिया में इन्वेस्ट करती है। तो दैट इज द बिगर इशू। और जो एफडीआई कम होते जा रहा है, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट का खतरा बढ़ते जा रहा है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। राइटर्स का कहना है कि एफडीआई को जज कीजिए क्वालिटी के बेसिस पे, ना कि क्वांटिटी के बेसिस पे। किस तरह के एफडीआई आ रहे हैं, वो किस और टारगेटेड है, या मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। इंडिया को कोर सेक्टर में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इट। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, रोल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडियाज ग्रोथ। तो दो चीज है यहाँ पे समझने के लिए, एक तो कंजम्पशन, दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट। देखिए जीडीपी का जब हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था या फिर पढ़ा है, तो जीडीपी इक्वल टू क्या होता है, जीएफसीएफ प्लस जीएफसीई प्लस नेट एक्सपोर्ट तो दो चीजें, एक कंजम्पशन है, एक एक्सपेंडिचर है। अब प्लस पीएफसी होता है, पीएफसी इज प्राइवेट एक्सपेंडिचर, जीएफसी इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट आपको पता ही है। तो दो चीजें, एक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, दोनों चीज से ग्रोथ बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ होती है। बट इशू ये है कि जब हम लोग कंजम्पशन को यूटिलाइज करते हैं, कंजम्पशन के थ्रू जीडीपी को बढ़ाने का कोशिश करते हैं, तो उस केस में ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता है चीजें। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी चीज में, जीएफसीएफ वाला जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस केस में जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आती है एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म एंड ड्यूरेबल। जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि फैसिलिटीज, एयरपोर्ट बनाते हैं, ट्रेन बनाते हैं, ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इससे लाइफ टाइम तक जीडीपी बढ़ेगी। अब जब कंजम्पशन की बात करते हैं, जैसे कि कंजम्पशन आपने इंक्रीज करा दिया, लोगों के पास पैसा आ गया, कंजम्पशन बढ़ने लगा, तो कितना दिन तक, साल, 2 साल, 10 साल, क्या 100 साल तक वो चीजें हो पाएगी कैरी आउट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जैसे जैसे आप लोगों के पास पैसा बढ़ता है, वो अच्छे प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं। जैसे आजकल लोगों के पास पैसा बढ़ गया है, इंडिया में रोल्स रॉयस, ऑडीज, बेंज, ये सब बढ़ते जा रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? इंडिया में नहीं आ रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर की कंपनी में अच्छे प्रोडक्ट्स में जा रहा है। तो इसलिए अपने एक अच्छे इंडस्ट्री और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे यदि इंडिया जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता, एविएशन सेक्टर जैसे कि डेसॉल्ट, अमेरिकन कंपनीज है, लॉकहीड मार्टिन वगैरह, उस टाइप की इंडस्ट्री इंडिया खर्च बनाता, तो आज वो पैसा जो हम बाहर की ओर भेज रहे हैं, या फिर जो हमारे कंज्यूमर्स मर्सिडीज, बेंज, ऑडी बाहर से खरीद रहे हैं, वो सारा पैसा बाहर की ओर जा रहा है, इंडिया में तो रिटर्न नहीं हो रहा है। उस टाइम पे यदि हम पहले ये चीज कर लिए होते, तो वो जो पैसा है, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी तक हमारी जीडीपी बढ़ रही होती है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं। ग्रोथ एंड कंजम्पशन एंड वर्सेस इन्वेस्टमेंट। सी, डेटा दिया हुआ है कि पीएफसी कितना है हमारे पास, कितना प्राइवेट खर्च करते हैं, 57% ऑफ जीडीपी प्राइवेट प्लेयर खर्च कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट कंजम्पशन मतलब हाउस होल्ड वगैरह। इन्वेस्टमेंट कितना है जीडीपी का, 33.3%। देखिए इन्वेस्टमेंट 33 है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर 57%। एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर चेंज होते रहता है, आज पैसा है
कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, बाहर की ओर चले जाएंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना, कंजम्पशन कितना है, 9.5%। नेट एक्सपोर्ट कितना, 2.6%, जस्ट अराउंड 2.6%। इट इज -2.6%। सरप्लस भी नहीं है, निगेटिव में है एक्सपोर्ट हमारा। तो यही बोल रहा है जीडीपी बढ़ेगा कैसे, तो इन सारी चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि कंजम्पशन है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा सबसे ज़्यादा, ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। वही चीज़ जो कोर आर्गूमेंट है यही बता रहा है कि कंजम्पशन लेड ग्रोथ is limited, volatile. Investment-led growth, especially infrastructure, capital formation create jobs and capacity. ये जॉब भी क्रिएट करेंगे और कैपेसिटी भी क्रिएट करेंगे इन लॉन्ग टर्म्स। पॉइंट्स क्या है, सपोर्ट्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ। तो राइटर बोल रहे हैं कि हमें लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ को चूज करना चाहिए इन वेदर रादर देन चूजिंग शॉर्ट टर्म ग्रोथ पाथ। Another point जो काउंटर आर्गुमेंट है, बट पब्लिक इन्वेस्टमेंट अलोन मे नॉट सस्टेन मोमेंटम अनलेस द प्राइवेट सेक्टर जॉइंस इट। जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है उससे सिर्फ नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर्स को भी आना होगा एंड क्रेडिट एक्सेस देना होगा जो हमारे बिजनेसमैन है और अदर प्लेयर्स हैं। तो फाइनल टेक अवे क्या है इस आर्टिकल का कि एक बैलेंस्ड मॉडल होना चाहिए जो कि शॉर्ट टर्म पे तो फोकस करे ही करें, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पे भी फोकस करें। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, लेबर मार्केट इनइक्वालिटी इन इंडिया। तो एक बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड टॉपिक है, दिस इज अ रिसर्च बेस्ड टॉपिक। यहाँ पे लेबर मार्केट की स्टडी की गई है 1987-88 से लेके 2021-2022। तो इस केस में बताया गया है कि लेबर मार्केट में इनइक्वालिटी अभी भी है, इनफॉर्मेलिटी अभी भी है, गैप अभी भी है। किस किस बेसिस पे है कि अर्बन रूरल डिवाइड है, कास्ट बेसिस पे है, जेंडर बेसिस पे गैप एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी। फीमेल LFPR इन अर्बन एरिया इज वेरी लो। पॉजिटिव साइन क्या है कि 457% इंक्रीज हुआ है मिनिमम वेजेस में 99 से लेके 2018 तक, जिससे कि हमारे जो बॉटम पे बैठे हुए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पे लोग बैठे हुए हैं, उसको बाहर निकालने में मदद हुआ है। और ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, जैसे MPI डेटा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन के डेटा को देखें तो ये रिफ्लेक्ट होता है। एक्सट्रीम पॉवर्टी की संख्या भी अराउंड 16% है, which used to be nearby around 45% in 2011-12. Informal wage remains dominant. अभी भी इनफॉर्मल इस सेक्टर्स में, लेबर मार्केट में इनफॉर्मेलिटी अभी भी है, जिससे कि जॉब क्वालिटी पुअर है और जो एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए लेबर वगैरह की, तो वो नहीं है। जो भी लेबर रिफॉर्म्स लाए गए हैं 2020 में, जैसे लेबर कोड लाया गया था, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक सही से नहीं हो पाया। तो नीड है कि हमारे पास लॉज ऐसे ऐसे हैं, बट उनके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, वर्ल्ड आफ्टर गाजा। दिस आर्टिकल इज अबाउट गाजा। राइटर बहुत हर्ट हुए हैं गाजा में जो भी इंसिडेंट हुए हैं। दिस नॉट द मैटर ऑफ लव, बट कि जो भी हो रहे हैं गाजा में, उनका मेन रीजन तो हमास है और कुछ बोलते हैं इसराइल है। तो दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहा है। बट देखिए राइटर का यहाँ पे क्या कहना है। राइटर उठा रहे हैं मुद्दा जेनोसाइड का मुद्दा, ग्लोबल एपैथी का मुद्दा, लाइव स्ट्रीम्ड वायलेंस का मुद्दा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, पावरफुल एथिकल आर्गुमेंट अगेंस्ट द ग्लोबल साइलेंस, डजंट प्रपोज क्लियर डिप्लोमेटिक और इंस्टीट्यूशनल एक्शन प्लान। एक क्लियर और इंस्टीट्यूशनल प्लान नहीं प्रपोज किया जा रहा है, क्योंकि इसराइल वांट्स टू टॉक, बट हमास जो है उनके अभी तक जो भी सिटीजन्स हैं उनको अभी तक रिलीज नहीं किया। टेक अवे क्या क्या है वह, modernity has enabled passive complicity in global atrocities. We must preserve stories and resist narrative erasure.
देखिए इशू एक ही है कि पीस कम फ्रॉम स्ट्रेंथ, जो हमारे पास पीस की एबिलिटी होती है, पीस किसी से हम चाहते हैं तो एक स्ट्रेंथ शो ऑफ होना चाहिए। एंड नोटोरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हमास, हेजबुल्ला, ये आपको हमेशा इंस्टिगेट करना चाहते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि मिडिल ईस्ट हैव नेवर पीसफुल। एंड इजराइल और ईरान का वार बताइए, अभी न्यूज में बहुत सारे चल रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, स्वीट आइडेंटिटी एंड बेंगलुरु। ये आर्टिकल डिस्कस करता है, बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है बट एक कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में, सो मैंने इसको रख लिया कि बेंगलुरु में जो है स्वीट्स जैसे कि मिठाई, डेजर्ट वगैरह है, तो उनके थ्रू इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर किया जा रहा है, तो इससे एक आइडेंटिटी अपने आप को दे रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, फ्यूजन स्वीट्स लाइक फिल्टर कॉफी मुझसे इन बेंगलुरु ब्लेंड ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी का मैच हो रहा है, रिफ्लेक्ट्स अर्बन मिडिल क्लास आइडेंटिटी, एक अर्बन मिडिल क्लास आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्सेप्ट क्या है, गैस्ट्रोनोस्टेल्जिया वेयर द फूड बिकम्स द कैरियर ऑफ इमोशनल मेमोरी एंड द नेशनल आइडेंटिटी। टेक अवे क्या है इस आर्टिकल से, culinary speech can reflect the deeper cultural politics and resistance. Food is equal to soft power of nationalism. राइटर्स का व्यू है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, असेसिंग इंडियाज ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। इंडिया में देखिए विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट है, कुछ स्टेट में डेफिनेटली है पोटेंशियल, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, मोस्टली कोस्टल स्टेट, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, एंड सम स्टेट्स लाइक राजस्थान, लद्दाख, जहाँ पे ओपन फील्ड ज़्यादा है, वहाँ पे पोटेंशियल है। तो आर्टिकल में क्या बोला गया है कि एक डेटा दिया गया है कि बाय 2050 43 मिलियन टन्स ऑफ विंड टर्बाइन ब्लेड विल बी डिस्कार्डेड। बोल रहा है कि जो भी विंड टर्बाइन ब्लेड अभी यूज हो रहे हैं 43 मिलियन टन्स जो है डिस्कार्ड हो जाएंगे। एंड करेंटली रिसाइकल्ड जो है लो वैल्यू आइटम्स, एंड अभी तक जो भी डिस्कार्ड हो चुके हैं उनका रिसाइकलिंग अभी तक अच्छे से नहीं हो पाया, एंड इसके लिए कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी नहीं है। मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट क्या है इस आर्टिकल का कि ब्रिंग्स अटेंशन टू द इनविजिबल कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल। जैसे कि हम लोग विंड एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिन्यूएबल तो यूज कर रहे हैं, जैसे बैटरी हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, बट ये क्या हमेशा ही चलेगा? लिथियम बैटरी हमेशा चलने वाली है? इट इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर, तो ये हमेशा तो नहीं चलने वाली है, एंड इट विल क्रिएट अ ई वेस्ट। एंड सिचुएशन ऐसा है कि ई वेस्ट जो है जो जनरेट हो रहा है उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग अभी तक की नहीं गई है। हालांकि हमारे पास पॉलिसी है ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, बट इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है। इंडिया लैक ईपीआर मैकेनिज्म फॉर विंड सेक्टर, ग्रीन मस्ट, तो सेम चीज यही बोली जा रही है कि विंड सेक्टर में जो भी हमारे पास अभी टर्बाइंस है उनको रिस्टोरेशन रिसाइकल करने के लिए ईपीआर मैकेनिज्म अभी तक इंडिया में नहीं है। होगा भी तो थोड़े छोटे से स्केल पे, तो जो इतना यूएस जनरेट होगा 2050 तक, तो हमको इसको एक अच्छे से मैनेज करने के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। हर एक चीज जो आप यूज कर रहे हैं उसका एक कॉस्ट है, तो क्लीन एनर्जी मस्ट ऑल्सो हैव सस्टेनेबल एट द बेस्ट लेवल। क्लीन एनर्जी आप यूज तो कर रहे हैं, कितना क्लीन है दैट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इवॉल्विंग स्ट्रेटजीज इन इंडियाज टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। इंडिया जो है एक डेवलपिंग इकोनॉमी है एंड इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पे बहुत सारे पेटेंट फाइल किए जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो इसी केस में ये आर्टिकल दिए गए हैं। राइटर का रिकमेंडेशन है कि बूस्ट आर&डी फंडिंग वाया पीपीपी। आर&डी में जो फंड कम हो रहा है तो उसको पीपीपी मैकेनिज्म, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू
फंड किया जाए, रिफॉर्म्स पेटेंट लॉ, जो भी पेटेंट लॉ है उनको रिफॉर्म किया जाए, डेवलप इकोनॉमी थ्रू डोमेस्टिक कैपेबिलिटी इन एआई, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, एआई है, बायोटेक है, उसके थ्रू हम लोगों को डेवलप करना होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक अलाइन विद आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत जो कि 2020 में लॉन्च किया गया था कोविड के टाइम पे, तो उससे अलाइन करना होगा चीज़ों को। अभी तक जो हमारी एकेडमी और इंडस्ट्री की लिंकेजेस वीक है, बट इन रिसेंट ईयर्स आई हैव सीन many collaborations with एकेडमिक एंड इंडस्ट्री, जैसे कि आईटी दिल्ली ने कोलाबोरेट किया है। रिसेंटली हम लोग पढ़ रहे थे कि मिजोरम में जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसको फिजिबल बनाने के लिए, मिजोरम की कैपिटल आइजॉल में फिजिबल बनाने के लिए आईटी दिल्ली ने इंडियन रेलवे से कोलाबोरेट किया है। तो इस तरह की कोलाबोरेशन हमको हर एक सेक्टर्स में दिखनी चाहिए। टेक अवे क्या है कि विदाउट स्ट्रॉन्ग साइंस पॉलिसी सेल्फ रिलायंस विल बी रिमेन एस्पिरेशनल। तो एक स्ट्रॉन्ग साइंस पॉलिसी की जरूरत है जिससे कि हमारा जो सेल्फ रिलायंस का सपना है, वेदर इट इज डिफेंस सेक्टर, वेदर इट इज बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, तो एक स्ट्रॉन्ग साइंस पॉलिसी की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं क्या है। ये बेसिकली एक इकोनॉमिक डेटा दिया गया है अप्रैल मंथ का। WPI कितना है, CPI कितना है, चलिए उसको स्लाइड में देख लेते हैं फट से। इकोनॉमिक डेटा डैशबोर्ड है अप्रैल 2025 तक। WPI इन्फ्लेशन 0.9% था, CPI 3.2%, कोर सेक्टर ग्रोथ कितना था 0.5%। ट्रेड डेफिसिट 26.4 बिलियन का था ट्रेड डेफिसिट, ये बढ़ रहा था। ऑयल इंपोर्ट 20.7 बिलियन। क्या इनसाइट्स है इसके कि इन्फ्लेशन जो है वो तो कम हो रहा है बट कोर सेक्टर्स में कंसर्न बढ़ते जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द EPW मैगजीन वॉल्यूम 60 इशू नंबर 23। यदि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्राइब करें, कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है, उसमें मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। लाइक कीजिए और जो अभी आपके सजेशंस है वो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, I will consider it. Okay, that's it for today. Thank you very much.